हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे। मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को जाना था। फर्स्ट अरब आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम। फर्स्ट तुर्क आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? सुबुक्तगीन। उसके बाद से मोहम्मद गजनवी का आक्रमण। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। हम लोगों ने मुख्य मुख्य आक्रमणों को जाना था। उसके बाद से हम लोगों ने मोहम्मद गौरी के आक्रमण को पढ़ा था। उसके बाद से हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा। दिल्ली सल्तनत चल रहा था, गुलाम वंश चल रहा था। गुलाम वंश हम लोगों का 1290 ईस्वी तक चलेगा। अब हम लोग चल रहे हैं इल्तुतमिश पर। आज हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह आराम किया करता था, सोमरस पिया करता था, दारू पिया करता था, नाच गान देखा करता था, लिप्त रहता था एकदम। कुछ उसको मतलब नहीं था राजकाज से। उसके विरोध में जो वहाँ के जो षड्यंत्र रचना शुरू हुआ उसके दरबार में ही, और इल्तुतमिश के द्वारा उसका मर्डर करवा दिया जाता है। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह का। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश दामाद था और गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश के द्वारा क्या होता है? देखिए, इल्तुतमिश जो था इसके द्वारा सबसे पहले अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित कर दी जाती है। इल्तुतमिश को हम लोग दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया और दिल्ली सल्तनत में जो भी क्षेत्र मोहम्मद गौरी के हाथ से निकल गए, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद निकल गए थे, स्वतंत्र घोषित कर दिए थे, इल्तुतमिश ने उन पर अपना पकड़ मजबूत किया। होता क्या है दोस्तों कि इल्तुतमिश के द्वारा एक 40 विश्वस्त गुलामों का एक समूह बनाया जाता है, जिसे दल चालीसा के नाम से जाने जाते हैं, जिसे तुर्कान चहलगामी भी कहते हैं, जिसमें ये 40 विश्वासु गुलाम हुआ करते थे। और इल्तुतमिश जो था इन्हीं की सहायता से अपना शासन स्थापित किया करता था, शासन चलाया करता था। इनकी मदद से शासन चलती थी। लेकिन दोस्तों, ये इल्तुतमिश की उस टाइम तो बहुत ही अच्छी नीति रही कि 40 विश्वस्त गुलाम हुए और पकड़ मजबूत हुआ। लेकिन आने वाले दिन में यही 40 जो गुलाम थे, ये इल्तुतमिश के बेटी रजिया के लिए घातक साबित होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जब रजिया बात करेंगे, रजिया सुल्तान की हम लोग बाद में बात करेंगे, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। देखिए, तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश के साथ हो जाता है। देखिए, होता क्या है कि मोहम्मद गौरी के 3 विश्वासु गुलाम थे, 3 विश्वासु सेनापति थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था यल्दोज और तीसरा था नसीरुद्दीन कुबाजा। होता क्या है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनता है, अर्थात शासक बनता है। तो यल्दोज सोचता है कि चलो भाई ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश के द्वारा सत्ता हथिया ली जाती है। तो यल्दोज इसका विरोध करता है और कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सत्ता जो है सो यल्दोज के पास आनी चाहिए था, अर्थात यल्दोज बोलता है हमारे पास आनी चाहिए थी। इसलिए वो तराइन के तराइन के मैदान में, मतलब इसी को कहते हैं तराइन का थर्ड बैटल ऑफ तराइन, तराइन के मैदान में आ जाता है अपनी सेना लेकर के। और तराइन के मैदान में इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है। इस युद्ध में जो इल्तुतमिश थे वो जीत जाते हैं। हालांकि इससे पहले भी एक बार यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भी इल्तुतमिश ही जीता था, लेकिन यल्दोज वहाँ से बच निकला था। तराइन के जो मैदान था इसमें यल्दोज बुरी तरह पराजित होता है और अब इल्तुतमिश जो है सो अपने साम्राज्य को सेफ कर लेता है। उसके बाद एक और गवर्नर की हमने बात बताई थी, एक और सेनापति की हमने नाम बताई थी, नसीरुद्दीन कुबाजा। वो भी इल्तुतमिश पर अटैक कर देता है और उसे भी इल्तुतमिश के द्वारा हरा दिया जाता है और नसीरुद्दीन कुबाजा के द्वारा सिंधु नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली जाती है। तो दोस्तों, हम लोग 2 आक्रमण के बारे में अभी तक जान चुके हैं। तीसरा, इल्तुतमिश के समय में भारत में एक बहुत ही बड़ी घटना ये घटती है कि देखिए, होता क्या है कि ईरान के शासक जलालुद्दीन मंगवर ने बहुत ही छौड़ीबाज था और उसने उस समय के सबसे मजबूत शासक, एशिया के सबसे मजबूत शासक चंगेज खान का आपने नाम सुना होगा, सबसे क्रूर शासक में से गिना जाता है। चंगेज खान की बेटी को फंसा लिया, मतलब बेटी से उसने चक्कर चला लिया। उसके बाद क्या होता है कि चंगेज खान को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही क्रोधित होता है। किस पर? ईरान के शासक जलालुद्दीन मंगवर्नी पर, और खदेड़ना स्टार्ट करता है। ईरान का शासक जलालुद्दीन मंगवर्नी ईरान से भागता है और कहाँ आता है? दिल्ली में इल्तुतमिश के दरबार में आता है और शरण मांगता है। तो इल्तुतमिश जो है सो पूछता है कि तुम्हारे पीछे कौन पड़ा हुआ है? तो बताता है कि हमारे पीछे तो चंगेज़ खान पड़ा हुआ है।
तो इल्तुतमिश उसे शरण देने से मना कर देता है। ये इल्तुतमिश की एक बहुत ही दूरदर्शी नीति मानी जाती है कि उसने चंगेज़ खान के प्रकोप से भारत को बचा लिया, क्योंकि दोस्तों चंगेज़ खान उस टाइम का बहुत ही मजबूत रूलर था। इल्तुतमिश किसी भी कीमत पर चंगेज़ खान से युद्ध नहीं लड़ सकता था, इट इज़ इम्पॉसिबल, इल्तुतमिश के लिए इम्पॉसिबल था, ठीक है ना। तो उसके बाद से हम लोग इल्तुतमिश के दोस्तों बात करें कि 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को सुल्तान आज़म की उपाधि प्रदान की जाती है और उसे मिल्लत प्रदान की जाती है खलीफा के द्वारा, ठीक है। तो ये गुलाम वंश का पहला शासक बना जिसने खलीफा से मान्यता प्राप्त किया, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों हम लोग अगले सेगमेंट में इल्तुतमिश के द्वारा और भी जो उनके द्वारा कार्य किए गए उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों आज हम लोगों ने इल्तुतमिश के बारे में क्या क्या जाना। इल्तुतमिश के बारे में हम लोगों ने जाना कि इल्तुतमिश के द्वारा दल चालीसा अर्थात 40 विश्वस्त गुलामों का एक समूह स्थापित किया गया था। दूसरा हम लोगों ने जाना कि इल्तुतमिश के द्वारा तराइन के तृतीय युद्ध 1215-16 जो ईस्वी में हुआ उसमें यल्दोज को हराया गया था। तीसरी बात हम लोगों ने जानी कि नसीरुद्दीन कुबाजा को भी इल्तुतमिश ने हरा दिया। दोस्तों ये जो दो यल्दोज और नसीरुद्दीन कुबाजा थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही दिक्कत कर रहे थे, लेकिन इल्तुतमिश ने इन्हें बहुत ही सावधानी से और बहुत ही समझदारी पूर्वक इन्हें शांत कर दिया।